Okay, Bacha Badi will start with this new chapter land, water, soil and natural vegetation and wildlife जो आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है, ठीक है, और ये कॉमन है दोनों में ही. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो इंट्रोडक्शन, लैंड क्या होता है, सॉइल क्या होता है, वाटर क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, व्हाट आर दीज थिंग्स. तो वी विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. ये ज्योग्राफी का चैप्टर है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इन दिस चैप्टर वी वुड स्टडी अबाउट द लैंड, ठीक है. लैंड होता क्या है, ठीक है, आपके भाई साहब. Types of soil and water availability in the region you live in. See how it has influenced the lifestyle of the people there. तो ये सारी चीजें जो है हमारे लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करती हैं. हम कैसे अपना जीवन यापन करते हैं उस पर इम्पैक्ट आता है, ठीक है. ओके, 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया. तो 90% वर्ल्ड का पॉपुलेशन, तो जो पूरे ग्लोब का लैंड एरिया है उसका 30% ही ऑक्यूपाई करता है. तो 90% 30% मतलब ऑब्वियसली हम कंजस्टेड एरियाज में रहते हैं. ऑल द लैंड एरिया दैट इज अवेलेबल टू अस इज नॉट लिवेबल. जैसे आप हिमालयस में नहीं रह सकते, आप भाई साहब एंटार्क्टिका में नहीं रह सकते, आप पोलर आइस कैप्स में नहीं रह सकते, ठीक है, आप मार्शी एरियाज में, खाड़ी एरियाज में नहीं रह सकते. तो ये सब लैंड एरिया होने के बावजूद भी ऐसे जगह नहीं है जहां पे अपना घर बसाकर हम रह सकते, ठीक है. एटलीस्ट ह्यूमंस नहीं रह सकते, कोई कोई एनिमल्स होगा तो रह सकता है, ठीक है. सो तो रॉक्स है, माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, कुछ ऐसे रफ वैलीज हैं, ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स वाले जगह हैं. तो यहाँ पे लैंड होने के बावजूद भी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली बिल्ड अप होम्स एंड स्टे देयर, ठीक है. तो इसीलिए 90% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 30% ऑफ द लैंड एरिया अवेलेबल ऑन अर्थ, ठीक है. द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज ईदर स्पेयर्सली पॉपुलेटेड और इनहैबिटेड. तो आपका लगभग 70% लैंड जो वर्ल्ड का है उसमें या तो कोई पॉपुलेशन नहीं है या तो अनइनहैबिटेड है, वहां पर रहने लायक नहीं है. अभी रॉक्स पे आप कैसे घर बनाओगे, बड़े बड़े माउंटेन्स पे आप कैसे घर बनाओगे, ठीक है. ऐसे जगह जहां पे मार्शी एरियाज है वहां पे आप कैसे रहोगे. जैसे आप देखो राजस्थान का रेगिस्तान डेजर्ट है, या गुजरात का कच्छ एरिया हो गया, यहाँ पे रहना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, ठीक है. सो वी कैन नॉट, तो ये अनइनहैबिटेड है, यहाँ पे हम नहीं रह सकते, ठीक है. सो इट इज स्टिल देयर. जैसे अगर आप देखोगे, आप अगर देखोगे ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, यहाँ पे आपका वीजा या आपका बहुत जल्दी हो जाता है. वो चाहते हैं कि लोग आए. लोग आए क्यों, क्योंकि वहां पे अभी भी मोर देन 80% ऑफ द लैंड इज अनइनहैबिटेड, वहां पे लोग रहते ही नहीं है, ठीक है. उन जगहों पे अगर लोग रहने आ जाते हैं, उन रिसोर्सेस को यूज करते हैं, तो कंट्री का और ज्यादा डेवलपमेंट होगा, ठीक है. सो दीज आर थिंग्स. Okay, to learn more thoroughly about topics such as land, soil and water and natural vegetation and wildlife resources. तो हम इसको अभी पढ़ेंगे. अभी लैंड है क्या भाई साहब. लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. द लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. तो अर्थ में हमको मालूम है, अर्थ में 70% इज वाटर एंड 30% इज लैंड, ठीक है. अभी ये 70% वाटर में क्या आता है, सीज, माउंटेन्स, ओशन, सॉरी सीज, ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, ये सब आ जाएंगे. ये आपके 70% वाटर में, और 30% लैंड में माउंटेनियस एरियाज, फ्लैट प्लेन्स जहां पे हम रहते हैं, ठीक है. ये मार्शी लैंड्स, हिल्स, वैलीज, सब कुछ आ जाएंगे, इंक्लूडिंग द पोलर आइस कैप्स एज वेल, ठीक है. ये सब इसमें आ जाता है. तो लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. भाई लैंड नहीं होगा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वी आर ऑल having a body type which is designed to stay only in land. We are not fishes, we are not aquatic, ठीक है. Okay, 90% of the world's population, तो 90% वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है दैट ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया. पूरा 90% का जो पॉपुलेशन है दैट ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया. द रिमेनिंग 70% ऑफ लैंड इज इधर स्पेयर्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड. यहाँ पे या तो पॉपुलेशन नहीं है, ना के बराबर है, या अनइनहैबिटेड है, कोई रहता ही नहीं है वहां पे, इक्के दुक्के लोग ही रहते हैं, ठीक है. ओके, द लैंड इज अनइवनली इनहैबिटेड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स. तो ऐसा क्यों है कि कहीं पे ज्यादा पॉपुलेशन, कहीं पे कम पॉपुलेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, अनइवनली इनहैबिटेड, ठीक है. एट सम प्लेसेस वी हैव हाई पॉपुलेशन एंड सम प्लेसेस वी हैव लो पॉपुलेशन. So this is unevenly inhabited due to various factors of land and climate, water and fertility of the soil. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लैंड एंड क्लाइमेट है, वाटर, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एक्सेट्रा है.
Normally, the sparsely populated or uninhabited areas are because of rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to waterlogging, deserted areas and thickly forest areas. तो ऐसे कौन से लैंड के पार्ट्स हैं जहां पे आप रह नहीं सकते? अनइनहेबिटेड मतलब आपका रहना वहां पे दुश्वार है, ठीक है? तो बिकॉज ऑफ रग्ड टोपोग्राफी मतलब माउंटेन्स है, रॉक्स हैं। अब यहाँ पे आप रहोगे कैसे घर बना के, है ना? रग्ड टोपोग्राफी मतलब कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे भाई साहब स्टीप स्लोप है, कहीं पे वैलीज हैं। इस तरह से हम बोलते हैं इसको रग्ड टोपोग्राफी। क्या हो गया? हाँ, अभी नहीं आया। तो देखो, अगर रग टेरेन मतलब ऐसा कहीं पे आपको माउंटेन्स दिख रहा है, कहीं पे रॉक्स है, कहीं पे वैलीज हैं, यहाँ पर रहना लगभग असंभव है ना? सो रग टेरेन हो गया, रग टोपोग्राफी जिसको बोलते हैं, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, आपके पास माउंटेन्स एरियाज जो हैं, यहाँ पे भी रहना लगभग असंभव है, ठीक है? लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, तो ऐसे भी बहुत सारे, जैसे कुछ कुछ जो प्लेसेस हैं वो समुंदर के भी नीचे आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग, थोड़ा सा बारिश हुआ तो पानी बहकर जाएगा कहाँ पे? समुंदर में जाने की जगह नहीं है, ठीक है? वो नीचे एरिया तो वाटर लॉगिंग हो जाएगा, फ्लड्स हो जाएंगे, ठीक है? तो वाटर लॉगिंग आप देखोगे मुंबई में भी अक्सर फ्लड्स क्यों होते हैं? क्योंकि मुंबई का जो लैंड है दैट इज लोअर देन द नेबरिंग सी एरियाज, जिसकी वजह से कहीं कहीं पे वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है? एंड डेजर्टेड एरियाज, डेजर्ट मतलब जहां पे भाई साहब रेगिस्तान है, थिकली फॉरेस्टेड एरियाज, बहुत जहां पे फॉरेस्ट है, ठीक है? आप इतना ज्यादा फॉरेस्ट है कि वहां पे रहना नामुमकिन है। द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, तो ज्यादा करके कहां पे हमको पॉपुलेशन ज्यादा मिलता है? प्लेन्स, प्लेन एरियाज, रिवर वैलीज, रिवर वैलीज के आसपास, रिवर वैलीज के आसपास आपको डेंसली पॉपुलेशन क्यों मिलेगा? पहले तो यहाँ से पानी मिलता है, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, आपको अच्छा सॉइल मिलता है, बिकॉज रिवर्स जनरली हैपन टू डिपॉजिट अलूवियल सॉइल्स, ठीक है? ये जो अलूवियल सॉइल है ये बेस्ट सॉइल है फॉर एग्रीकल्चर। तो रिवर्स क्या होती है, माउंटेन से निकलती हैं, माउंटेन से निकलकर जब प्लेन एरियाज में आती हैं, तो यहां से जो उन्होंने अलूवियल सॉइल कैरी किया है, दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग इट अलोंग द प्लेन्स। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर आपने किसी बाल्टी में पानी लिया और उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाला और उसको जोर से घुमा दिया, जब जोर से घूम रहा है वो, तब आपको दिखेगा कि वो मिट्टी पानी में डिजॉल्व है, लेकिन जैसे ही वो रुक जाएगा तब आपको दिखेगा कि ये मिट्टी डिपॉजिट हो गया है ना?
So when the velocity or speed of water is high, its solubility is high as well. When the speed reduces, the solubility also reduces. अभी ये रिवर्स जो ऊपर से आ रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, अपने साथ सैंड, सिल्ट, एलुवियल सॉइल कैरी किया है. जब ये नीचे आ जाते हैं तो ऊपर से नीचे आने के समय इनका स्पीड बहुत ज्यादा रहता है. जब ये प्लेन एरियाज में आते हैं तो इनका स्पीड स्लो हो जाता है. जब स्पीड स्लो हो जाता है तो वही डिपॉजिट ये क्या करने लगते हैं, जमा करने लगते हैं. और ऐसे ही रिवर बैंक सिस्टम्स जो हैं वहां पे काफी सारा एलुवियल सॉइल है और ये स्प्रेड आउट होता रहता है. अभी इसको ऐसे समझो कि जब बहुत ज्यादा पानी आता है, जब ये समझ लो ये कोई पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ में से रिवर आ रहा है, ये प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया में से ये रिवर जा रहा है, ठीक है, क्लियर है. तो ये क्या कर रहा है, एलुवियल सॉइल डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है. जब बाढ़ आ जाती है, जब रेनी सीजन बहुत ज्यादा होता है, तो ये रिवर क्या करेगा, और बढ़ जाएगा, है ना. और फिर जब ये गर्मी का सीजन आ जाएगा तो सिकुड़ जाएगा. जब ये बढ़ जाएगा तो यहां इन एरियाज पे भी क्या हो जाएगा, अलुवियल सॉइल डिपॉजिट हो जाएगा. तो दिस इज हाउ अलुवियल सॉइल कीप्स ऑन डिपॉजिटिंग अलोंग द रिवर बैंक्स. अभी जैसे इंडिया में हमारा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, आपका गंगा रिवर बेसिन है जो, और पंजाब में इतने सारे, देखो पंजाब का सॉइल का फर्टिलिटी ज्यादा क्यों, क्योंकि वहां पे 5 रिवर्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है. इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल अलोंग द यूपी प्लेन्स एंड बिहार प्लेन्स. The fertility of the soil is increased by the Ganga which is flowing through them, ठीक है, along with West Bengal plains. तो यहाँ पे जितने भी ऐसे स्टेट्स मिलेंगे जहां पे फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है सॉइल की, वो इसलिए है क्योंकि वहां पे पानी के साथ साथ रिवर्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ गुड सॉइल विच इज अलुवियल सॉइल. जैसे आप महाराष्ट्र में आते हो, स्पेशली मुंबई जैसे एरिया में बारिश बहुत है, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स नहीं है. समझ में आ रहा है. तो बारिश तमाम होने के बावजूद भी यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी उतनी ज्यादा इसलिए नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, यहाँ पे बिजनेस है, ठीक है. देयर आर सो मेनी हाउसेज एंड सो मेनी पीपल हु आर स्टेइंग हियर, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, दे आर प्रैक्टिसिंग डिफरेंट अदर थिंग्स, ठीक है. ओके, पंजाब में जाओगे तो प्राइमरी आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा, ठीक है. सो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड हैव प्लेन्स, इनके होते हैं रिवर वैलीज दैट हैव सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. इनका भाई साहब सूटेबल लैंड एग्रीकल्चर पे है, इसीलिए यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, ठीक है. ओके, यूजेस ऑफ लैंड. अभी लैंड को हम किस चीजों के लिए यूज करते हैं, लैंड यूज रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. क्या क्या पर्पसेस हो सकते हैं आपका, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री मतलब हम फॉरेस्ट के ट्रीज वगैरह लगाते हैं, फॉरेस्ट्री. माइनिंग के लिए हम बहुत सारे मिनरल्स जो है वो अर्थ से निकालते हैं, तो माइनिंग के लिए यूज होता है. बिल्डिंग हाउसेस, हाउस बिल्ड करने में भी यूज होता है. रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, हम रोड्स और सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए भी इसको यूज करते हैं. आर वी क्लियर. ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज आर ऑफ टू काइंड्स. तो जो फैक्टर्स है वो दो काइंड के हैं. क्या है आपके, फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है, क्लियर है. फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स, फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग लैंड यूज. तो फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं भाई साहब, आपके टोपोग्राफी आती है, लैंड का भाई साहब शेप कैसा है, ठीक है, ऊपर नीचे माउंटेनस प्लेन कैसा है, ठीक है. सॉइल कैसा है भाई साहब आपका, जैसे यहाँ पे प्लेन एरिया में तो हम रहते हैं, लेकिन हमारे सॉइल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इट इज नॉट ड्रेन बाय मेजर रिवर बेसिन्स, ठीक है. हमारे मुंबई में से या महाराष्ट्र रीजन में ज्यादा रिवर्स नहीं है जो माउंटेनस एरिया से सिल्ट और अलुवियल सॉइल को कैरी करके लगातार सॉइल को फर्टाइल बनाए. इसलिए हमारा जो लैंड है दैट इज नॉट, या जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है. क्लाइमेट हमारा एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है. तो फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ये आपके लैंड के यूज को डिटरमिन करते हैं, ठीक है. ह्यूमन फैक्टर्स इंक्लूड पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी. अभी देखो कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है लैंड काफी यूजेबल है, लेकिन जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं वो बड़े आलसी हैं, वो काम ही नहीं करते हैं, ठीक है. तो फिर आप लैंड को ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है. सो कितना टेक्नोलॉजी आपने यूज किया है, फार्मिंग मेथड्स में आपने क्या इंप्रूवमेंट लाया है, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए फार्मिंग कर रहे हो या पुराने टेक्नोलॉजी से में हो, ठीक है. तो इन सब चीजों पे आपका डिपेंड करता है लैंड यूज से आप कितनी प्रोडक्टिविटी डिटरमिन कर पाते हो. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड. तो एक होता है आपका प्राइवेट लैंड, एक होता है आपका कम्युनिटी लैंड. जैसे आपका अगर मैं कामोठे की बात करूं तो शमशान भूमि एक कम्युनिटी लैंड है. जितने भी पार्क्स हैं वो आपके कम्युनिटी लैंड है. जैसे शमशान भूमि के बाजू में एक पार्क है, इधर उधर आपको बहुत सारे पार्क्स दिखेंगे, दीज आर कम्युनिटी लैंड. मंदिर,
ये कम्युनिटी लैंड है जहां पे भी, तो यहाँ पे सबको एक्सेस है, इन जगहों पे सबको एक्सेस है। आपके बिल्डिंग में सिर्फ आपके बिल्डिंग वालों को ही एक्सेस रहेगा, या आपने जिनको परमिशन दिया है उनको ही एक्सेस रहेगा, ठीक है। तो वो कम्युनिटी लैंड नहीं है, दैट इज नॉट कम्युनिटी लैंड। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो प्राइवेट लैंड इज community land. Private land is owned by an individual or family members and is used for personal purposes. Like a house is a private land. ठीक है। तो private land क्या है भाई साहब? By an individual or family members. Individual or family members and is used for personal purposes. Like a house is a private land. तो आपका घर जो है वो private land है, आपकी सोसाइटी जो है वो private land है। तो आपको दिखा बहुत सारी जगहों पे ऐसा लिखा रहेगा, देखो, दिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ट्रेसपासर्स विल बी परसिक्यूटेड। मतलब अगर आप यहाँ पे आए तो, और आप मतलब ऐसे ही घूमते टहलते चले आए तो आपके ऊपर केस बन सकता है, ठीक है। ट्रेसपासर्स विल बी परसिक्यूटेड। तो आपका एक होता है कम्युनिटी लैंड और एक होता है आपका भाई साहब प्राइवेट लैंड, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। जैसे आपका स्टेशन जो है वो कम्युनिटी लैंड है, आपके हाईवेज जो है वो कम्युनिटी लैंड है, रोडवेज जो है वो कम्युनिटी लैंड है, मार्केट जो है वो कम्युनिटी लैंड है, ये सब कम्युनिटी लैंड है, ठीक है। Community land is owned by the community for common uses and can be used by anyone in the society. ठीक है, ठीक है। लाइक अ कलेक्शन ऑफ फॉडर, जैसे समझ लो आपका कोई ऐसा लैंड है जो पड़ा हुआ है, इसमें काफी सारा घास है, ठीक है। ये किसी का लैंड नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट का भी नहीं है और किसी का, तो आप अपने गाय भैंस को यहाँ पे चरा सकते हैं। तो फॉडर के लिए जो लोग अपना कैटल रखते हैं, जिस लैंड को वो फॉडर के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ कम्युनिटी लैंड। फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स, जैसे जड़ी बूटियां मिल रही हैं जंगलों से, ठीक है, कुछ फ्रूट्स मिल रहे हैं, कुछ नट्स मिल रहे हैं, ठीक है। दीज आर ऑल गैदर्ड फ्रॉम कम्युनिटी लैंड। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो ये सबके कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अभी लैंड का जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है, क्यों? ठीक है, वाई? बिकॉज हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है ना। जैसे इंडिया में ही देख लीजिए, 1920s में हम करीबन 20 करोड़ के थे और आज 135 करोड़ के हो गए, तो जैसे ह्यूज जंप, ठीक है। The demand for land by the people is growing, but the availability of land is limited. Obviously, आपका देखा कि आप सिर्फ 30% लैंड को ही यूज कर सकते हैं, जो भी लैंड आपको अवेलेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सिर्फ 30% ही यूजेबल है, जहां पे आप रह सकते हैं। बाकी के 70% में तो आप रह ही नहीं सकते, ठीक है, अनइनहेबिटेबल है। द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न शो कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। अभी एक तो हमारे पास लैंड है नहीं, और प्लस हमने लैंड को इस तरह से इस्तेमाल किया है कि अभी लैंड बच ही नहीं रहा है, ठीक है। सो लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं हम भाई साहब, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं मतलब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं आपके, ठीक है। लैंडस्लाइड मतलब बड़े बड़े पहाड़ खिसक रहे हैं, ग्लेशियर्स खिसक रहे हैं, सॉइल इरोजन बड़ी मात्रा में हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन, क्योंकि सॉइल इरोजन हो रहा है तो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट। आपके डेजर्ट एरियाज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो हमारे माइनिंग की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इन सब तमाम चीजों की वजह से हमारा लैंड जो है वो खराब होता जा रहा है। आप अक्सर में न्यूज में देखोगे कि इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, लोग उसका प्रतिवाद कर रहे हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी एक प्रोजेक्ट आया है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 10,000 मैनग्रोव्स को काटा जाएगा, ठीक है। सो ये प्रोजेक्ट अभी गवर्नमेंट वहां पे नया रोडवेज बना रही है, ठीक है। तो लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मैनग्रोव्स के काटने से होगा क्या? मैनग्रोव सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, तो जब फ्लड्स आएंगे तो उसमें हम डूबेंगे, ठीक है। सो मोर एंड मोर मैनग्रोव्स अगर हम कट करेंगे, सो वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्फ टू द थ्रेट्स ऑफ नेचर, ठीक है। फ्लड्स आएंगे, फ्लड में फिर वो सब बह जाएगा, ये सब होता रहेगा, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है वो बड़ी पैमाने पे हो रहा है, क्योंकि हमारे नीड्स और रिक्वायरमेंट्स ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, ठीक है। Conservation of land resources, growing population and their ever growing demand has led to large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing these natural resources, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, जिस रेट से ये ग्रो हो रहा है, एंड देयर एवर ग्रोइंग लैंड डिमांड, तो लैंड डिमांड जो ग्रो हो रहा है हैज लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट कवर का, एंड एरेबल लैंड, एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो धीरे धीरे एक फियर क्रिएट हो रहा है और धीरे धीरे हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को लूज भी करते जा रहे हैं। द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक, तो इस प्रेजेंट रेट को हमको चेक करना पड़ेगा। द कॉमन मेथड्स यूज्ड टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज
आर अफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाइए। लैंड रिक्लेमेशन, लैंड को रिक्लेम कीजिए। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो आप प्रॉपर रेगुलेटेड यूज कीजिए। ज्यादा यूज करेंगे तो होता क्या है, देखो समझ लो ये क्रॉप है कोई, ठीक है, इस पे आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, आप छिड़क रहे हैं। ये पेस्टिसाइड क्या होगा, ग्राउंड से जाता हुआ नीचे जो ग्राउंड वाटर रिजर्व है उसको भाई साहब मिक्स हो जाएगा उसके साथ। और उसके साथ अगर मिक्स हो गया तो हमारा ग्राउंड वाटर, विच इज बेसिकली अ मेन सोर्स फॉर सप्लाई ऑफ वाटर इन मेनी हाउस होल्ड, विल गेट कंटेमिनेटेड एंड पॉइजन, एंड विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर हेल्थ एज वेल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग हो रहा है कहीं कहीं पे, मतलब देखो समझ लो ये पहाड़ी एरिया है और ये खुला एरिया है, कम्युनिटी लैंड है, यहाँ पे आपने गाय भैंस को छोड़ दिया। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ग्रेज करते 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 क्या कर रहे हैं, सारे घास को नोच कर खा रहे हैं। अभी ये लैंड क्या हो जाएगा, अभी इसमें घास नहीं है तो ये एक्सपोज हो गया। अभी विंड हुआ या भाई साहब वाटर हुआ, रेनी सीजन हुआ, तो ये जो पूरा जमीन है ये खिसक जाएगी, है ना, ये पूरे विंड या वाटर से कैरी आउट हो जाएगी। अगर घास रहेगा तो घास के रूट्स उसको होल्ड अप करके रहेंगे, ठीक है, घास क्या करेगा, उसको जाने नहीं देगा। लेकिन जब ओवर ग्रेजिंग आप करवाते हैं तो दीज सॉइल्स गेट एक्सपोज टू द नेचुरल एजेंट्स ऑफ विंड वाटर, एंड हेंस a huge amount of soil erosion happens through these। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, तो ये ओवर ग्रेजिंग का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड यूज, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग और फिशिंग। आई अर्जुन, फिशिंग लैंड यूज नहीं है, ठीक है, इट इज फिशिंग, ठीक है, ओके। सॉइल इज, तो लैंड ये हमारा यूज था, और लैंड को हम कहीं ना कहीं मिस यूज करने लगे हैं अभी। ओके, सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ये भाई साहब ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, मिनरल से, एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन अर्थ। सो इन सब चीजों से भाई साहब सॉइल बनता है। सॉइल प्रोफाइल refers to the layer structure which spreads from the parent rocks to the top soil surface। तो एक होता है भाई साहब आपका पेरेंट रॉक, ठीक है, ये पेरेंट रॉक धीरे 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 डिग्रेड होता हुआ कहां तक आता है, टॉप सॉइल तक। इट बेसिकली कम्स टू द टॉप सॉइल। पेरेंट रॉक बेसिकली कम्स टू द टॉप सॉइल। आपका जो मेन सॉइल है वो डिपेंड करेगा कि वो किस पेरेंट रॉक से बना है। अलग अलग रॉक टाइप्स अलग अलग सॉइल यील्ड करते हैं, ठीक है। जो रॉक होता है वो धीरे धीरे, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल टू बी फॉर्म। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। तो वो रॉक है, उसका धीरे 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 डिग्रेडेशन होगा, वो चुरमुरा बनेगा भाई साहब, ठीक है। तो रॉक्स बहुत बहुत मोटे होते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं। धीरे धीरे वेदर से उनका भाई साहब डिग्रेडेशन होता हुआ सॉइल बनता है, और ये बनता है टॉप सॉइल। इसी टॉप सॉइल पे हम और आप रहते भी हैं, एग्रीकल्चर भी करते हैं, रोडवेज भी बनाते हैं, रेलवेज भी बनाते हैं। ऑल दिस इज बिल्ड ऑन द टॉप सॉइल, ठीक है, ओके। द फोर लेयर्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल आर, फर्स्ट लेयर द टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। तो इसमें होता है भाई साहब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें होता है आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इसमें होता है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, तो इसको अपन बोलते हैं टॉप सॉइल। सेकेंड लेयर क्या है, सब सॉइल विथ सैंड, उसमें होता है भाई साहब जनरली सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, सैंड सिल्ट एंड क्ले से सेकेंड लेयर बना रहता है, ठीक है। थर्ड लेयर में वेदर्ड रॉक मटेरियल है, और फोर्थ लेयर आपका पेरेंट रॉक से बना है। इसको नोट कीजिए भाई साहब फटाफट, द फोर लेयर्स ऑफ सॉइल आर, क्विक क्विक जल्दी से।
हो गया, ठीक है। तो ये आपके 4 लेयर्स हैं सॉइल के। टॉप सॉइल हो गया विच इज मेड अप ऑफ ह्यूमस एंड विच इज मेड अप ऑफ वेजिटेशन। द सेकेंड लेयर इज दैट मेड अप ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। द थर्ड लेयर इज मेड अप ऑफ वेदर्ड रॉक, मतलब जो धीरे धीरे टूटना चालू हो गया। तो ये रॉक्स होते हैं, उसके ऊपर ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा रॉक्स का, उसके बाद सैंड, सिल्ट एंड क्ले, उसके बाद फाइनली टॉप सॉइल, ठीक है। ये आपका प्रॉपर रॉक है जो पेरेंट रॉक है, ठीक है। Factors of soil formation. The major factors of soil formation. एक मिनट। The major factors of soil formation are the nature of the parent rock and the climatic factors. तो आपके जो nature of the parent rock है and climatic factors उस पर डिपेंड करता है. The other factors of soil formation are the topography, role of organic material and the time taken for the composition of soil formation. Parent rock determines the color, texture, chemical properties, minerals, content and permeability of the soil. ये सब चीजों पे parent rock डिपेंड करता है. कलर क्या है उसका, टेक्सचर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मिनरल्स क्या है, कंटेंट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल. रिलीफ डिटरमिन्स द ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल. तो रिलीफ बेसिकली क्या रहता है, कितने ऑल्टीट्यूड पे है, किस और उसका स्लोप कैसा है, मतलब ऐसा स्लोप है पानी ड्रेन आउट होता है कि ऐसा स्लोप है धीरे धीरे पानी उतरता है. एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, और किस तरह से सॉइल एक्यूमुलेट हो रहा है, बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है. Flora, fauna and microorganisms affect the rate of humus formation in the soil. तो फ्लोरा क्या होता है भाई साहब आपका, वेजिटेशन. फौना एनिमल लाइफ, ठीक है. एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अभी देखो वेजिटेशन कैसे सॉइल को इंपैक्ट करेगा. जैसे जैसे वेजिटेशन होगा सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी क्योंकि दीज आर न्यूट्रिएंट्स. और साथ ही साथ फौना एनिमल लाइफ कैसे इंपैक्ट करता है, एनिमल लाइफ कैसे इंपैक्ट करेगा सॉइल की फर्टिलिटी को. एनिमल्स लोग खाते भी हैं और गोबर भी करते हैं, है ना. तो गोबर से तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और खाने की वजह से सॉइल गेट्स एक्सपोज्ड, ठीक है, टू डिफरेंट एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन. एंड देन वी हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. क्लाइमेट डिटरमिन्स द टेम्परेचर एंड रेनफॉल विच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. तो क्लाइमेट से क्या होता है भाई साहब, डिटरमिन्स द टेम्परेचर एंड रेनफॉल. तो क्लाइमेट से टेम्परेचर रेनफॉल डिटरमिन होता है which influences the rate of weathering and humus process of soil formation. तो weathering और humus process and soil formation इससे climate determine होता है, ठीक है. weathering मतलब देखो टेम्परेचर और रेनफॉल से जो पेरेंट रॉक है वो धीरे 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 टूटता रहता है. जैसे समझ लो ये कोई पेरेंट रॉक है, ठीक है, ठीक है. इसमें एक छोटा सा क्रैक है, होता ही है भाई साहब रॉक्स में क्रैक, ठीक है. अभी क्या होगा भाई साहब, इसमें बरसात के टाइम पे पानी चला गया और जब ठंडा हो जाता है तो ये पानी क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा. जब बर्फ बनता है पानी तो वो एक्सपैंड करता है. फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो ऐसे कीजिए, ये समझ लो कोई बॉटल है, जनरली बॉटल्स ऐसे होते हैं ना, है ना, ऐसे होते हैं, ठीक है. अगर आप देखोगे कोई भी बॉटल, यहाँ पे देखो ये ऐसा होता है ताकि वो प्लेस हो पाए. इस बॉटल को पूरा मैंने भर दिया, ठीक है, इस बॉटल को पूरा भर दिया और इसको फ्रिज में रख दिया. तो फ्रीजर में, फ्रिज में नहीं फ्रीजर में, ठीक है, जहां पे आइस रखते हो. तो ये क्या बन जाएगा, आइस. और आप देखोगे बॉटल कैसा हो गया है, वैसे टेव ऐसा हो गया है, ये एक्सपैंड कर गया है. अब तुम बॉटल को खड़ा नहीं कर सकते, ठीक है. अभी बॉटल लेटा के ही रख सकते हो, खड़ा नहीं कर सकते, भले ही वो आइस पानी बन जाए, लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू, क्योंकि ये जब आइस बना तो एक्सपैंड हुआ और एक्सपैंड होने में इसने इस पे प्रेशर डाला जिसकी वजह से ये बॉटल डिफॉर्म हो गया. तो यहाँ पे भी देखो यही होता है. ये जो रेन वाटर है ये भाई साहब इन क्रैक्स में भर जाता है. जब इन क्रैक्स में भर जाता है और जब क्लाइमेट में टेम्परेचर जो ड्रॉप होता है, टेम्परेचर के ड्रॉप होने की वजह से क्या होता है, ये आइस बन जाता है. और जब ये आइस बनता है तो ये एक्सपैंड करता है और जब ये एक्सपैंड करेगा तो और क्या करेगा, क्रैक को और बढ़ाएगा, ठीक है. तो धीरे 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 क्रैक्स बढ़ते जाएंगे और फाइनली एक दिन रॉक टूट जाएगा, फिर से उसमें क्रैक आएंगे, फिर से और टूटेगा. ऐसे करते 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 टूटते टूटते लाखों साल तक ये टूटता ही रहेगा, तब जाकर भाई साहब वो सॉइल बनेगा, ठीक है. तो क्लाइमेट इस तरह से वेदरिंग करता है रॉक्स का, ठीक है, विच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग मतलब टूटना, किसी पेरेंट रॉक का टूट कर सॉइल बनना, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग, ठीक है. एंड ह्यूमस
इन प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, रेट ऑफ वेदरिंग इन ह्यूमस। टाइम डिटरमिन्स द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, थिकनेस होगा भाई साहब, थिकनेस क्यों हो गया भाई साहब, थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। टाइम सॉइल प्रोफाइल के थिकनेस को, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड हुआ है उतना ज्यादा मोटा होगा सॉइल। 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में लाखों साल लगते हैं, ठीक है, तो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, ठीक है। तो जितना टाइम आपने सॉइल को दिया है बनने में, उतना उस सॉइल का मोटापा होगा, उतना उस सॉइल का थिकनेस होगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, विल कीप इट टिल हियर for today and continue with this